नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को 6 देशों बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका के लिए 99,150 एसटी प्याज निर्यात किए जाने की दी अनुमति। भारत सरकार के द्वारा बिहार को वर्ष 2023-24 के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रदान किया गया प्रशस्ति पत्र। बिहार ने 2 लाख मिट्टी नमूनों का संग्रहण, जांच और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का 100% लक्ष्य किया हासिल। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के जंगल में आग की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां की रद्द। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नैनीताल जिले के जंगल में लगी आग के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। और मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्रों और उड़ीसा में किया रेड अलर्ट जारी। बिहार, झारखंड, रायलसीमा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, माहे, कोंकण, उत्तर प्रदेश और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 4-5 दिन तक कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने 6 पड़ोसी देशों बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 एमटी प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में खरीफ एवं रबी फसलों की अनुमानित कम उपज की पृष्ठभूमि में पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग बढ़ाने हेतु प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड को 6 देशों में प्याज निर्यात की अनुमति दी है। 6 देशों को निर्यात के लिए आवंटित कोटे की आपूर्ति गंतव्य देश द्वारा की गई मांग के अनुसार की जा रही है। देश में प्याज के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में महाराष्ट्र निर्यात के लिए NCEL द्वारा प्राप्त किए जाने वाले प्याज का प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। इससे पहले पश्चिमी एशिया और कुछ यूरोपीय देशों में निर्यात के लिए विशेष रूप से उगाए गए 2000 एमटी सफेद प्याज के निर्यात को भी अनुमति दे दी गई है। और मिट्टी की सेहत के प्रति किसानों को जागरूक करने और उसके अनुसार ही खाद्य एवं उर्वरकों का प्रयोग करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों की मिट्टी के नमूनों की जांच की जाती है, जिसके बाद किसानों को उनके खेत की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी के साथ ही फसलों के बेहतर उत्पादन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के छिड़काव की अनुशंसा की जाती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में इस वर्ष बिहार सरकार ने बाजी मार ली है। बिहार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के तहत सभी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। केंद्र प्रायोजित मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं उर्वरता योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य में 2 लाख मिट्टी नमूनों का संग्रहण, जांच और मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का लक्ष्य रखा था, जिसमें कृषि विभाग द्वारा 100% मिट्टी नमूना संग्रहण, जांच तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया गया। साल 2023-24 से बिहार के किसानों को उनके व्हाट्सएप पर अनुशंसा भेजी जा रही है। ऑनलाइन मृदा स्वास्थ्य कार्ड में 100 से अधिक फसलों का चयन का विकल्प दिया गया है। इसके अतिरिक्त मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर QR कोड भी उपलब्ध कराया गया, जिसमें मोबाइल फोन से स्कैन करते ही संबंधित कृषक तथा उनके खेत की मिट्टी की सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। बिहार के सभी 38 जिलों में स्थापित जिला स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं का NBL से मान्यता प्राप्त करने के क्रम में सभी मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं के द्वारा प्रोफिशिएंसी टेस्ट में उत्तीर्णता प्राप्त की गई है। वर्ष 2023-24 में सहरसा, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर में एक उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है।
बिहार कृषि विभाग द्वारा मिट्टी जांच नमूनों के आधार पर कैडेस्ट्रल मैप पर विभिन्न प्रकार के मिट्टी के पैरामीटर के आधार पर डिजिटलीकरण मृदा फर्टिलिटी मैप तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही फसल उपयुक्तता मैप तैयार किया जा रहा है। फसल उपयुक्तता मैप के उपयोग से क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त फसलों का निर्धारण, फसल उत्पादन की क्षमता आदि का निर्धारण किया जाएगा। इस साल 5 लाख मिट्टी नमूनों की जांच करेगा विभाग। इस वर्ष के लिए कृषि विभाग की ओर से मिट्टी की जांच के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिया गया है। और देश के कई राज्यों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर लू का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने 30 अप्रैल तक देश के पूर्वी और दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 30 अप्रैल से गंगा के तटवर्ती पश्चिम बंगाल के कई स्थानों, ओडिशा के कुछ हिस्सों और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में लू से लेकर गंभीर लू की स्थिति बनने की संभावना है। देश के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं, तो कहीं बारिश से भूस्खलन हो रहा है। वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। अगर बात गर्मी की करें तो भुवनेश्वर मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक ओडिशा के मयूरभंज, झारसुगड़ा, सुंदरगढ़, क्योंझर, ढोकनाल, बौद्ध, बालांगीर, संबलपुर, नुआपाड़ा, अंगुल, जाजपुर और खुर्दा जिले में भीषण गर्मी की वजह से अगले 24 घंटे में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कटक, जगत सिंहपुर, भद्रक, बालासोर, केंद्रपाड़ा, सोनपुर, मलकानगिरी, कालाहांडी, कंधमाल, गंजम, गजपति, नयागढ़, नंबरपुर, देवगढ़, बारगढ़ और रायगढ़ जिले में हीट वेव की स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं कोरापुट और पुरी जिलों के लिए भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है। यहाँ भी गर्मी के साथ उमस बनी रह सकती है। हीट वेव का स्थिति देखते हैं तो आपका ज्यादातर ईस्ट इंडिया और उसमें भी पश्चिमी बंगाल, गैंजेटिक वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इन दोनों राज्यों में सीवियरिटी ज्यादा है। नॉर्थ उड़ीसा एंड गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, ये सीवियरिटी मतलब आपका 45 डिग्री के ऊपर, 47 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर या 40 डिग्री के ऊपर, और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात चल रहा है 40 डिग्री के ऊपर, और जो उसका नॉर्मल है उससे 6.5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर। ये स्थिति आपका कई दिनों से लगातार मिल रही है हमें पश्चिम बंगाल से। हमारी उम्मीद है कि रेड अलर्ट अभी जारी रहेगा अगले 5 दिन के लिए। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में हीट वेव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। गर्मी से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय अपना रहे हैं। गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन में पेरनोट क्षेत्र भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में सड़क, घर और बिजली टावर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बारिश के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिली है और लोगों को गर्मी से राहत मिली। उधर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा के गुरेज और हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में ताज़ा बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और आईएमडी के अनुसार अगले कुछ दिन ओडिशा, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से दोपहर के समय घरों से ना निकलने की सलाह दी है। 2010 के बाद अगर देखा जाए, ये सबसे जो कंटिन्यूटी, जो लॉन्ग स्पेल रहेगा हीट वेव के डाटा सिंस 2010। और भुवनेश्वर में भी, भुवनेश्वर सिटी में खास करके देखा जाएगा तो हमारा जो है कंटिन्यूसली लास्ट अगर 14 डेज में 40 डिग्री से टेम्परेचर नीचे नहीं गिरा। ये भी लार्जेस्ट एक रिकॉर्ड है। और आज का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है भुवनेश्वर में 44.6, ये 4th हाइस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर है इन द मंथ ऑफ अप्रैल में। ये 4th हाइस्ट है। लुकिंग इनटू दिस कंडीशन, वी हैव एडवाइज पीपल नॉट टू गो आउट ड्यूरिंग द पीक आवर्स ऑफ डे, दैट इज 11 AM to 3 PM। बढ़ती गर्मी के बीच शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुसुईया ने गर्मी के दिनों में नवजात शिशुओं का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। For newborn babies, excessive heat can cause skin problems, and also they can go for dehydration. So it's important for the mothers to notice how much urine the baby passes a day. If the baby doesn't pass urine for more than a day, the baby is in dehydration, you should take the baby to the hospital. We should wear only cotton garments for the newborn baby, and the newborn baby should be bathed at least twice to thrice a day.
and the baby can be kept under in a room with AC or air cooler, provided the AC or air cooler filter has been recently cleaned and has been recently serviced. If the AC or air cooler filter contains organisms, it can lead to fungal infections or severe respiratory infections for the newborn. जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है। बांदीपोरा के गुरेज में भारी बर्फबारी के कारण 35 गाड़ियां वहां बीच रास्ते में फंस गईं, जिसके बाद सीमा सड़क संगठन की टीम ने फंसी सभी गाड़ियों को रेस्क्यू किया। और उत्तराखंड में नैनीताल और कुमाऊं के जंगलों में लगी आग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों के अवकाश रद्द कर दिए हैं और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल और कुमायूं के जंगलों में लगी आग को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने हालात से निपटने के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने वन प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी में कुमायूं मंडल के अधिकारियों से जंगलों में लगी आग को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। जंगलों में लगी आग की स्थिति को देखते हुए वनाधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है और सभी को हर समय सतर्क रहने को कहा गया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जंगलों में लगी आग की रोकथाम के लिए वन विभाग के अलावा अन्य विभाग भी अलर्ट मोड पर रहें। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सूचना तंत्र और मजबूत किया जाए और क्विक रिस्पांस टाइम कम से कम किया जाए। उन्होंने जंगलों में लगी आग के प्रभावी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों का सहयोग लेने की बात कही। समन्वय के साथ काम करने के लिए और जो फायर स्टेशन है उनको एक्टिव करने के लिए कहा है। युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, स्वयं सहायता समूह और स्थानीय स्तर पर जो लोग जंगलों के समीप रहने वाले हैं सबका सहयोग लेने के लिए भी कहा है। और छुट्टियां सबकी इस समय वन विभाग की कैंसिल कर दी गई हैं। सभी को कह दिया है कि छुट्टियां हर हाल में कैंसिल, सिवाय मेडिकल के अलावा कोई जो है छुट्टी पर नहीं जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण कर नैनीताल और उसके आसपास के वन क्षेत्रों में लगी भीषण आग का जायजा लिया। नैनीताल जंगल में पिछले 36 घंटों से लगी आग पर काबू पाने के लिए भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना का अभियान जारी है। आग को नियंत्रित करने के लिए IAF MI-17 हेलीकॉप्टर द्वारा पानी का छिड़काव किया गया। गौरतलब है कि नैनीताल की पहाड़ियों पर बीते 36 घंटे से लगी भीषण आग से अब तक हजारों हेक्टेयर वन संपदा जलकर राख हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में शनिवार को गेहूं का कारोबार गिरावट के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में गेहूं के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान कमजोरी देखने को मिली। यहां 26 अप्रैल को गेहूं का भाव था 2,330 रुपए, जो 27 अप्रैल को 30 रुपए गिरकर 2,300 रुपए क्विंटल रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में भी गेहूं के सौदे सुस्ती के साथ हुए। यहां 26 अप्रैल को गेहूं का भाव रहा 2,360 रुपए, जो 27 अप्रैल को 10 रुपए लुढ़क कर 2,350 रुपए रह गया। गुजरात की धोराजी मंडी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 26 अप्रैल को गेहूं का भाव था 2,470 रुपए, जो 27 अप्रैल को 25 रुपए कमजोर होकर भाव 2,445 रुपए रह गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में गेहूं के सौदों में स्थिरता देखने को मिली। यहां 26 अप्रैल को गेहूं का भाव था 2,275 रुपए, 27 अप्रैल को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,275 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में 1,120.19 लाख टन गेहूं की पैदावार हो सकती है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,105.54 लाख टन रही थी।
कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य बनी हुई है। शनिवार को चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बगसरा मंडी में चने का कारोबार तेज भाव पर हुआ। यहां 26 अप्रैल को चने का भाव 5,615 रुपए था। 27 अप्रैल को इसमें 372 रुपए की बढ़त हुई और भाव 5,987 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी चने के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 26 अप्रैल को चने का भाव था 6,470 रुपए, जो कि 27 अप्रैल को 10 रुपए चढ़कर 6,480 रुपए क्विंटल हो गया। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो यहां भी चने के सौदों में नरमी देखने को मिली। 26 अप्रैल को चने का भाव रहा 5,778 रुपए, जो 27 अप्रैल को 14 रुपए गिरकर 5,764 रुपए क्विंटल रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में चने के कारोबार में स्थिरता देखने को मिली। यहां 26 अप्रैल को चने का भाव था 6,525 रुपए। 27 अप्रैल को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6,525 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। वहीं बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर चने की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। साल 2023-24 के दौरान देश में चने की उपज 155 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की उपज 135,79,000 टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2023-24 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 234,42,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल 260,58,000 थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। पश्चिमी पंजाब के मैदानी इलाके में मौसम को ध्यान में रखते हुए तैयार गेहूं की कटाई करें। यहीं कपास की संकर किस्मों की बुआई करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में नींबू, आम, अमरूद, लोकाट और बेर जैसे सदाबहार फलों के पौधों की रोपाई करें। इसके अलावा यहाँ इस समय सिंचाई ना करें और मौसम के अनुसार गेहूं की कटाई की तैयारी करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाके में ही गन्ने की अच्छी पैदावार के लिए 7 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। मध्य पंजाब के मैदानी इलाके में इस समय बीटी कपास और देसी कपास की बुआई करें। इसके अलावा यहाँ मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च, टमाटर और कद्दू में नियमित अंतराल पर सिंचाई करें, लेकिन अधिक पानी देने से बचें। पूर्वी हरियाणा में सुबह के समय परिपक्व गेहूं की कटाई जारी रखें। कटी हुई फसलों को हवा से उड़ने से बचाने के लिए अच्छी तरह से बांधें और ढक कर रखें। अनाज के भंडारण से पहले उन्हें अच्छी तरह सुखा लें। पूर्वी हरियाणा में ही कपास और मूंग की बुआई करें। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और
फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। और आइए खेती किसानी के साथ साथ नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेलगाम में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजघराने के ताजा बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आजादी की लड़ाई को तुष्टीकरण के नजरिए से देखती है। कांग्रेस के शहजादे उसी तरह से देखते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के दुष्प्रचार की आलोचना की है। अमित शाह ने राहुल के दावों को निराधार बताया। अमित शाह ने कहा कि SC, ST और OBC का हक खुद कांग्रेस ने मारा है। अरविंद सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी आला कमान को सौंपे गए अपने पत्र में अरविंदर सिंह लवली ने लिखा, दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठी, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में पहली बार गुजरातियों समेत अप्रवासी भारतीयों ने अहमदाबाद से सूरत तक एक कार रैली का आयोजन किया। रैली में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोप और अफ्रीका से आए NRI और अप्रवासी गुजरातियों ने भाग लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को संदेश खाली मामले में घेरते हुए शेख शाहजहां जैसे असामाजिक तत्वों को महिलाओं के लिए खतरा बताया है। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने दावा किया कि चुनाव में जनता ममता बनर्जी को करारा जवाब देगी और भाजपा पश्चिम बंगाल में 35 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मुंबई के एक पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई स्तरों पर काम हुआ है। मणिपुर बाहरी संसदीय क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्रों के 6 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान होगा। मणिपुर में 26 अप्रैल को हुए चुनाव के बाद राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पत्र जारी कर इन केंद्रों पर 30 अप्रैल को दोबारा मतदान कराने की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का राजपूत समाज पर दिए एक बयान का वीडियो शेयर किया है और राहुल गांधी से तुरंत राजपूत समाज से माफी की मांग की है। अमित मालवीय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के इस बयान पर कहा कि राहुल गांधी को इस आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए तुरंत राजपूत समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर पहले से घिरी पश्चिम बंगाल सरकार और विवादों में आ गई है। ताजा मामला दक्षिणी कोलकाता में एक महिला नेता पर हमले से जुड़ा है। भाजपा ने आरोप लगाया कि उसकी कस्बा मंडल अध्यक्ष सरस्वती सरकार पर TMC के गुंडों ने हमला किया। मुंबई साइबर सेल की विशेष जांच टीम ने वेटिंग ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से एक्टर साहिल खान को हिरासत में ले लिया है। साहिल खान पर बेटिंग साइट चलाने और बेटिंग ऐप प्रमोट करने का आरोप भी लगाया गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।